जीरो वाले का बैंक अकाउंट खुलवा दिया। हैट्स ऑफ टू दिस मैन। जिसने अगर इस्लाम के एक्सटेंशन को रोका तो वो हिंदुस्तान है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शायला। और आज के शो में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने, जो कि आपको अक्सर बहुत से चैनल्स पे डिबेट करते हुए नजर आते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू शाला जी। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, सलाम, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। जी बताएं। थैंक यू सो मच। हमें भी बहुत खुशी होती है जब इंटेलेक्चुअल से हम मिलते हैं, हमारी बातचीत होती है। आज हम आपसे बात करेंगे इंडिया की जीडीपी और इंडिया में बढ़ने वाली दौलत के ऊपर, जिसपे पूरी दुनिया की नज़र है। और हर कहते हैं ना, दुनिया का पार्ट चाहता है कि थोड़ा हमारा भी हिस्सा डाल दो इंडिया में, हमें भी थोड़ी सी रेवेन्यू जनरेट हो जाए। गोल्डमैन सैक ने बोला है कि 2075 2075 तक इंडिया की जो इकोनॉमी है सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी और जीडीपी भी पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे आएगी। अगर हम बात करें मोदी जी के मिशन की, उन्होंने बोला था कि 2047 तक हमारा इंडिया डेवलप्ड हो जाएगा और इंडिया नंबर 1 पर आएगा जीडीपी के हिसाब से। लेकिन इन्होंने इंडिया को बहुत आगे ले गए, 2075 तक का टारगेट दे दिया, लेकिन इंडिया का तो टारगेट 2047 तक का है। तो इतना गैप कहाँ पर आ रहा है और क्यों आ रहा है? और इंडिया को इतनी जल्दी आगे बढ़ता हुआ ये क्यों नहीं देख रहे, मजीद एक्सटेंड करते जा रहे हैं ड्यूरेशन को? नहीं, ये तो प्लेन कैलकुलेशन है कि जिस रेट से जीडीपी, जैसे आज हम 3.75 ट्रिलियन डॉलर हैं, हाँ, ठीक है ना। राउंड मान लें अबाउट हम 4 ही कर ले। राउंड अबाउट 4 कर लें, तो आज अगर हम 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, हालांकि पीपीपी दो चीजें होती है, परचेसिंग पावर पैरिटी, और दूसरा होता है कि रियल वैल्यू, ठीक है ना। तो अगर आप हम रियल वैल्यू पे ही चलते हैं, 3.75 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी अगर हम हैं, और अगर आप ग्रोथ देखें कि हम 6% 7% से ग्रोथ करें, तो ऑन एन एवरेज आप 8 साल में डबल हो जाते हो अपनी साइज का। तो आप देख लें कि आज 2023 है, तो अगर हम 7-8 साल में डबल हो जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम बाई 2030-31 हम 8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होंगे। उसी हिसाब से बाई 2040 हम 16 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होंगे, और उसी हिसाब से बाई 2050 या 47 हम करीब करीब 50 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो रहे होंगे, ठीक है ना। सो पॉइंट ये है कि ये जो ग्रोथ रेट ये लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, गोल्डमैन सैक्स या दूसरी जो रेट ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, ये जो कर रही है, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। नई बात ये है कि इन्हीं वेस्ट के जानकारों ने, कार्ल मार्क्स जैसे ऑथर्स ने ये लिखा था कि भारतीयों की जो जीवन पद्धति है वो इस लायक नहीं है कि वो डेवलप बन सके, वो इकोनॉमिक ग्रोथ को अटेन कर सके, मॉडर्न इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को पा सके। दिस इज नॉट समथिंग गोइंग टू हैपन फॉर इंडिया। और कार्ल मार्क्स ने न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखे और ये कहा कि दो मैं इंपीरियलिज्म का, जो वेस्टर्न इंपीरियलिज्म है, उसका घोर विरोधी हूं, लेकिन हिंदुस्तान में वेस्टर्न इंपीरियलिज्म जो ब्रिटेन ने कर रखा है उसका मैं घोर समर्थक हूं। भारत में यदि इकोनॉमिक डेवलपमेंट लानी है तो भारतीय कल्चर और वैल्यू सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा और वहां पे वेस्टर्न वैल्यू सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ब्रिटेन का काम जो है वहां पे 3 फोल्ड हो जाएगा। एक कि वो जो है ब्रिटेन इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन, हेरिटेज को डिस्ट्रॉय करे और वहां पे वेस्टर्न मूल्यों की स्थापना करे, तो भारत के पास डेवलपमेंट होगा। ये कार्ल मार्क्स साहब की थ्योरी थी। आज क्या हुआ, मोदी जी ने कुछ समय पहले काशी विश्वनाथ मंदिर हमारे यहाँ था, जिसके बारे में गांधी जी ने अपनी किताब जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, उसमें ये लिखा था कि मैं जब ज्ञानवापी मंदिर गया, विश्वनाथ मंदिर गया, तो वहां इतनी गंदगी थी। और विश्वनाथ मंदिर वही हैसियत रखता है एक सनातनी के लिए जो आपके लिए मक्का मुनव्वरा रखता है, ठीक है ना। उन्होंने कहा इतनी गंदगी थी कि जाने का मन नहीं हो रहा था। दर्शन करने के लिए आपके अंदर बहुत जज्बा होना चाहिए। संकरी सी गलियां हैं, कीचड़ रहता है, साफ सफाई नहीं है, और मन दुखी हो गया था। गांधी जी ने लिखा, उसके बाद 100 साल तक हमारे यहाँ सरकारें आई गई, किसी ने कुछ नहीं पूछा, सोचा तक नहीं। फिर 2014 में
एक युग पुरुष का जन्म होता है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं बनारस का रहने वाला हूं, मैंने उन मंदिरों की, उस मंदिर की वह दशा देखी हुई है, और नरेंद्र मोदी जी ने उस मंदिर का वो कायाकल्प किया, वो वैभव दिया, उसको देखते बनता है। तो यदि ये काम हमारी जीवन, क्योंकि मोदी जी ने हमारी पुरातन हेरिटेज को रिवाइव किया। ज्ञानवापी को तो औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ दिया था, उसके बाद देवी अहिल्या ने उसको बनाया, फिर उसके कितने विध्वंस हुए वहां पे, उन्होंने रिवाइव करवाया। अगर हमारी जीवन शैली खराब होती और हमारी इस जीवन शैली के साथ हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लायक न होते, तो आज गोल्डमैन सैक्स ये न लिख रहा होता कि ये आने वाले 75 साल में, वो नंबर 3 की बात नहीं करे, वो करे नंबर 2 होगा, यानी हम अमेरिका से भी बड़ी इकोनॉमी होंगे, वो ये कह रहे हैं। आज अमेरिका लोगों का डेस्टिनेशन होता है ना कि भाई अमेरिका एक रिच कंट्री, हम अमेरिका जाएंगे, अमेरिका से भी बड़ी इकोनॉमी। वो ये नहीं करा कि 2047 में मोदी जी ने कहा कि हम डेवलप्ड नेशन होंगे, मोदी जी ने ये कहा था, और 2047 में हम डेवलप्ड नेशन हो जाएंगे, लेकिन 2075 तक अनफॉर्चुनेटली मैं तो नहीं रहूंगा, लेकिन हमारी संततियां रहेंगी, वो ये देखेंगी कि भारत दुनिया की टॉप मोस्ट सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो उस ग्लोरी में रह रही होंगी। हमने जिस भारत में जन्म लिया, हमें सिखाया गया तुम्हें भगवान का पता नहीं है, तुम तो मूर्तिवादी लोग हो, बुत परस्त हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, हम तुम्हें सिखाएंगे। उन्होंने आके हमारे यहाँ लूट मार मचाई। फिर उसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने कहा तुम्हें पॉलिटिक्स नहीं आती, गवर्नेंस नहीं आता, स्टेट क्राफ्ट नहीं आता, हम सिखाएंगे तुम्हें। उसके बाद क्या हुआ कि आज यूरोपियन यूनियन में एक, जो यूरोप के इतने सारे देश हैं उनको इकट्ठा लेके वो नहीं चल सकते, ब्रेग्जिट टूट जाता है। और इंडिया जो है, इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है, इंडिया अपने आप में यूरोप है। इतनी डाइवर्सिटी को लेके हमने एक मुल्क बनाया, और वो मुल्क जो कि सदियों से बना हुआ था, उस डाइवर्सिटी के साथ अपने नए अवतार में आज देखिए भारत कहाँ है। भारत में तमिल बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है, बंगाली बोली जाती है, उड़िया बोली जाती है, मारवाड़ी बोली जाती है, हिंदी के 50 प्रकार हैं, भोजपुरी, बनारसी, 50 अवधी, जितने आप कहिए, उसके साथ भी भारत तरक्की कर रहा है। तो हर एक फिलॉसफी को हमने गलत समझाया। जिन्होंने कहा हमें इकोनॉमिक्स नहीं आती, कार्ल मार्क्स ने कहा हमें इकोनॉमिक्स नहीं आती, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो है 2-3% का, ये कभी डेवलप नहीं बन सकते इस लाइफस्टाइल के साथ। इसी लाइफस्टाइल के साथ आपके सामने गोल्डमैन सैक्स का रिपोर्ट है, और ये 6.4% से ग्रोथ हो रही है अभी। इसी लाइफस्टाइल के साथ हम वापस से सोने की चिड़िया बनेंगे, क्योंकि कार्ल मार्क्स भूल गए ये लिखते समय कि जिसके बारे में वो लिख रहे हैं वो सोने की चिड़िया थी। जो अंग्रेजों ने केप ऑफ गुड होप ढूंढा था, वो हम इंडिया में आने के लिए ढूंढा था, क्योंकि तुर्कों ने उनका रास्ता बंद कर दिया था वेस्ट एशिया से होकर के जो एशिया में आता था। तो क्यों नहीं वो कोई और रास्ता ढूंढ लिए? क्यों कोलंबस इंडिया को ढूंढने निकला था, अगर इंडिया इतना गरीब और बेकार और पिछड़ा हुआ मुल्क था? गरीब मुल्कों को ढूंढने के लिए लोग पैसे लगा के रास्ते नहीं ढूंढते, करेक्ट, अमीर मुल्कों के लिए ढूंढते हैं। हम अमीर थे सिर्फ इकोनॉमिक्स में नहीं, या इकोनॉमिक्स की वजह से हम अमीर नहीं था, हम अमीर थे, हमारे पास पीस था, हमारे पास थ्योरी थी, साइंस था, मैथ था, टेक्नोलॉजी था, योगा था, आयुर्वेदा था, जीरो था, सब कुछ था हमारे पास, हम और डेवलप करते। लेकिन फिर बाहर की कुछ विचारधाराओं ने आके हमें 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 बर्बाद करने की कोशिश की। हमें कहा कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम पिछड़े हुए लोग हो। किसी ने हमारी स्पिरिचुअलिटी को गाली दी, किसी ने हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को गाली दी। लोगों ने हमें पैरों तले रौंदा, हमारे विश्वास को, हमारे अहम को, हमारे जो पहचान को। लेकिन जो नेचर होता है ना, वो जो नेचुरल जस्टिस होता है ना, मैन मेड जस्टिस से बड़ा नेचर का जस्टिस होता है। नेचर जस्टिस ने लोगों के मुंह पे वो झन्नाटेदार तमाचा मारा कि भारत खड़ा हो गया। और आज इसी भारत के बदौलत दुनिया की इकोनॉमी चलती है और चलेगी। ये हमारी कहानी है, ये सदियों की कहानी है, ये होती रही है। कुछ साल हमें लोगों ने परेशान किया, हमें हमारे हिसाब से जीने नहीं दिया। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि सत्य क्या है कोई नहीं जानता। मेरा सत्य सत्य है कि आपका सत्य सत्य है, कोई नहीं जानता। लेकिन सत्य की एक परिभाषा मैं जानता हूं, जो स्वतः स्फूर्त है, जो सेल्फ क्रिएटेड है, जिसका कोई बनाव, एनर्जी इज ट्रूथ। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। सिमिलरली ट्रूथ कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ट्रूथ इज समथिंग विच इज सेल्फ कंस्ट्रक्टेड। समझ रही हैं आप? तो भारत का
जो सत्य है वो अब दुनिया को मानना पड़ेगा। हम अपनी लाइफस्टाइल के साथ, अपने हेरिटेज के साथ, बुत परस्ती के साथ, अपनी इंक्लूसिविटी के साथ टिकेंगे, टिके रहे हैं, टिके रहेंगे, और दुनिया हमें देखेगी आगे बढ़ते हुए। आपका विश्वास? बिल्कुल। इंडिया और पाकिस्तान में दोनों ही साथ-साथ ममालिक हैं और ज़्यादातर यहाँ पर जवान तबका बहुत ज़्यादा है। और लोगों की अगर एवरेज एज देखी जाए तो 20-22 से लेके 40 साल के जो लोग हैं वो ज़्यादा आपको दिखने की मिलेंगे, मतलब कि हमारे पास यूथ की पावर है। और अब मैं यूथ से ही रिलेटेड आपसे सवाल करना चाहूँगी। मोदी जी ने एक स्कीम निकाली इंडिया में, स्टैंड अप इंडिया, और एक स्टार्टअप कल्चर शुरू किया इंडिया में, जिसमें उन्होंने नौजवानों को लोन दिए 10 लाख से 1 करोड़ तक। क्या इस स्कीम ने इंडिया के नौजवानों को उठाने में मदद दी? आज जो इंडिया का ये ग्रोथ रेट है, आज जो इंडिया की जो जीडीपी है, उसमें ये जो स्कीम्स हैं जो मोदी जी वक्त के मतलब कहते हैं टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ अपने नौजवानों के लिए निकालते रहते हैं, इसका कितना रोल है? और साथ साथ में ये भी 2 सवाल इकट्ठे आपसे पूछ रही हूँ। इंडिया जितना डेवलप किया है, हमने पूरी दुनिया में कोविड के बाद इतनी किसी की ग्रोथ नहीं देखी है, और शायद अब ना होगी भी, क्योंकि सब माइनस में ही जा रहे हैं। ऐसा कौन सा की पॉइंट है जिसपे इंडिया ने फोकस करके ये सब अचीव कर लिया कोविड के बाद? देखिए, नोबेल प्राइज मिला था उनको, क्या नाम है, अमर्त्य सेन जी को। तो ये बार बार इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि पावर्टी और गवर्नेंस में क्या रिश्ता है, पावर्टी और सरकार में या हुकूमत में क्या रिश्ता है। तो ये कई जगह प्रूव किया गया कि पावर्टी का डायरेक्ट कोरिलेशन है गवर्नेंस से। पाकिस्तान एक अमीर मुल्क है पर गरीब बन गया है क्योंकि आपकी गवर्नेंस टेरिबल है, हॉरिबल है आपका गवर्नेंस। क्योंकि गवर्नेंस का मतलब क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में सिर्फ मिनरल्स नहीं आते हैं, या अर्थ के अंदर की चीजें नहीं आती हैं, या कॉर्प्स नहीं आते हैं। नेचुरल रिसोर्स में ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। आपने ह्यूमन बींग्स का क्या इस्तेमाल किया हुआ है? क्या बना दिया आपने अपने लोगों को? क्या उनके अंदर आपने कौशल, जिसको हम स्किल कहते हैं, क्या कौशल दिया है उन लोगों को? कुछ नहीं दिया। तो आज देखिए, स्किल इन ये जो स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, ये दो चीजों से इंडिया में जानते हैं क्या आया? एक तो स्किल इंडिया, जो स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, क्षमा कीजिएगा, स्टैंड अप इंडिया है, वो एक इकोनॉमिक स्लेवरी। जब आप नौकरी करते हैं ना, तो आप अपनी मेहनत से किसी और को अमीर करते हैं, लेकिन जब आप बिजनेस करते हैं ना, तो आप अपनी मेहनत से खुद को अमीर करते हैं। तो जब आप किसी की अंडर में काम करेंगे तो आपको एक लिमिटेड पैसा मिलेगा, प्लस आपके अंदर का जो क्रिएटिविटी है वो खत्म हो जाएगा। हमारे यहाँ एक मानसिकता बना दी गई थी कि लोगों की नौकरी अगर होती थी तो लोग उनको बड़ा बड़ा समझते थे, और लोगों के अगर बिजनेस होते थे तो उनको छोटा और घटिया समझा जाता था। मोदी जी ने इस माइंडसेट को ऐसा बदल दिया है कि आज अच्छी खासी नौकरी लोग छोड़ करके बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं। ये माइंडसेट स्टैंड अप कॉन्फिडेंस कि मेरा कुछ हो। पहले ये था कि भाई नौकरी मिल जाए, किसी का सरकार नौकरी दे दो, ये दे दो, ये जाके चुपचाप से रह जाए। और जब नौकरी मिलता है तो ना आदमी फिर डर के काम करता है, और जब खुद की स्टार्टअप करता है ना, तो वो डर के काम नहीं करता, वो जुनून के साथ काम करता है कि यार मुझे सफल होना है। और होना ना होना तो फिर वह देखिए भाई काम, वो तो मैं ऊपर वाले को मानता हूँ। मैं वैसे तो भगवान को या किसी चीज को नहीं मानता, बिकॉज मेरा मानना है कि मैन हैज मेड गॉड, गॉड हैज नॉट मेड मैन। ये मेरी थ्योरी है, इट्स सिंपल एज स्ट्रेट। तो अब उसमें कुछ नेचर का है, मैं गॉड के कॉन्सेप्ट को डिनाई नहीं करता। जैसे आप बिग बैंग थ्योरी पढ़े हैं तो उसमें गॉड पार्टिकल का तलाश हो रहा है कि कैसे कोई पहले आर्टिकल में मास आया था। तो गॉड एज दैट आइडिया आई एक्सेप्ट, बट गॉड एज दिस काइंड ऑफ गॉड जो बताया जाता है उसमें मेरा थोड़ा सा कम विश्वास है। तो मेरा ये मानना है कि आपके कुछ चीजें आपको अपने जो अनसर्टेनिटी है, नेचुरल फोर्सेस है, उस पर छोड़ना पड़ता है। सफल होना ना होना देखिए वो हमारे आपके हाथ में नहीं है, वो एक एक्सटर्नल फोर्स है। वहां पे गीता का जो बात है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। क्योंकि ज्यादातर लोग कर्म से पहले ही फल की इतनी चिंता कर देते हैं कि वो 20-22 किलो वजन तो वहीं लूज कर देते हैं, और अपनी जो रिस्क लेने की क्षमता है वो खो देते हैं। तो स्टैंड अप इंडिया ने सबसे पहले ना हमारा, देखिए मोदी जी ने क्या किया पता है आपको? मोदी जी क्या करते हैं? मोदी जी ने इंडिया का जहन बदल दिया, सोच बदल दी। और क्या करते हैं वो? बाकी वही ब्यूरोक्रेसी, वही पुलिस, वही आईएएस, वही सब कुछ। सोच बदली जनता की, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ।
अब किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो वो दुख नहीं बनता, उसको समाज में ये नहीं होता यार मेरी तो बेटी हो गई, अब समाज वाले भी आके अरे यार अब दहेज देना पड़ेगा, अरे यार बड़ा तुम्हारे पर तो यार चोट हो गया यार। अरे मनुष्य पैदा हुआ है, आज बेटियों को गर्व की महसूस करा देना, जिस उस बाप को भी गर्व, उस माँ को भी गर्व, उस बच्ची को भी गर्व जिसकी वो पैदा हुई है कि मैं भी एक इंसान हूं, मेरा भी उतना ही हक है, उतना ही सम्मान है समाज में जितना किसी एक लड़के के पैदा होने पे होता। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ने जहन बदला। आज मेरे भैया की 2 बेटियां हैं, खुश हैं, मतलब मस्त है, कोई ये नहीं मेरा वंश हाय हाय मेरा वंश, कुछ नहीं, 2 बेटियां हैं, उन्हीं में वो खुश हैं, उन्हीं को पढ़ाने पे लगे हुए हैं। ये बदल दिया, वरना अभी तक वो भी 8-10 बच्चे कर दिए होते, कहा कि भैया वंश नहीं आगे बढ़ रहा है। ये किया मोदी जी ने। भारत इसलिए डेवलप कर रहा है। बिजनेस तो लोग कर रहे हैं, सरकार क्या बिजनेस कर रही है, और नहीं तो मोदी जी तो डाइवेस्टमेंट करते रहते, लोग उनको गाली देते कि मोदी सब बेच रहे हैं, सब बेच रहे हैं, सब बेच रहे हैं। अरे किसको बेच रहे हैं? अपने लोगों को बेच रहे हैं यार, अपना ही कोई खरीद रहा है, क्या दिक्कत है? अडानी कोई न्यूजीलैंड का वो रहने वाला है क्या, जिसके में बिजनेस करने की क्षमता होगी, जो देश बनाएगा, जो अगर किसी को बिजनेस करने की क्षमता होती तो ब्यूरोक्रेट क्या बनता, वो बिजनेस कर लेता। तो मोदी जी ने जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, समाज के अंदर विश्वास दिया कि बेटी हमारी, कन्या हमारी पैदा हुई है, हमारा मान है, हमारा गर्व है वो बेटी, हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है किसी से, उसको समाज में भी चलने का उतना हक है जितना किसी एक लौंडे लफाड़ी को है। समझ, ये मोदी जी ने किया है, ये है मोदी जी का कंट्रीब्यूशन। दूसरा, मोदी जी ने उन लोगों को बैंक अकाउंट खुलवा के दे दिया जो लोग बैंक के सामने जाने से डरते थे। मैं जानता हूं, मेरे घर में मैं जब प्रोफेसर था, नया नया प्रोफेसर बना था यूनिवर्सिटी में, तो वहां पे एक मेरे यहाँ काम करती थी, तो उसको बैंक अकाउंट खुलना था, तो बेचारी मेरे पास डरते डरते आई कि साहब बैंक अकाउंट खुलवा दीजिए। और बैंक खोलने का ये होता था कि जो बैंक अकाउंट होल्डर, जब तक कोई बैंक, उस बैंक में कोई बैंक अकाउंट होल्डर आपका वो स्पॉन्सर नहीं बनता था, बैंक अकाउंट नहीं खुलता था। मोदी जी ने जन धन योजना के तहत हर गरीब को बैंक अकाउंट खोल दिया। इसको कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। वरना मेरे को ये भी याद है कि मेरे घर में काम करने वाली मम्मी के पास पैसे इकट्ठा करती थी कि दीदी रखे रहिए, जब थोड़ा चढ़ जाएगा तो हम पैसे ले लेंगे, और मम्मी तो इंटरेस्ट भी नहीं देती थी। बैंक में रखेगी तो उसको रेगुलेटरी स्टैट्यूटरी उसको इंटरेस्ट मिलेगा। ये मोदी जी ने किया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन एक बहुत बड़ी चीज होती है, समाज के हर धारा को बैंक से जोड़ देना। उससे क्या हुआ कि जितनी अब बेनिफिट की स्कीम होती है, मोदी जी बटन दबाते हैं, सबके अकाउंट में पैसे, कोई बिचौलिया नहीं रह गया, चोरी नहीं हो रही, कोई बिचौलिया नहीं है, किसी को नहीं पता आपको कितने पैसे मिले, अब आपका पर्सनल मैटर है। ये किया है मोदी जी ने। लोग पूछते हैं मोदी जी ने क्या, स्टैंड अप क्या हुआ? स्टैंड अप से लोगों को कि नौकरी करनी है, इस मानसिकता को, लोगों की शादी नहीं होती थी क्योंकि नौकरी नहीं है, आज लोग नौकरी छोड़ के बिजनेस करते हैं। मैं जानता हूं लोगों को, लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी नौकरियों को छोड़ा है क्योंकि बिजनेस करना है। ये मानसिकता बनाई उन्होंने, बिजनेस को रेस्पेक्ट दिया उन्होंने, वरना हमारे समाज में बिजनेस को गाली समझी जाती थी, बिजनेस करने वालों को घटिया समझा जाता था, क्योंकि वो होता था कि ये तो करप्ट लोग हैं, ये मनी माइंडेड होते हैं। अरे नहीं है ऐसा, वो किया मोदी जी ने, लोगों के जहन बदल दिए, सोचने का तरीका बदल दिया। मोदी जी से पूछे तुम क्या किया मोदी जी ने, क्या तुम्हारी जिंदगी में किया, तो मैं तो कहूंगा कि हमारी बेटियों को गर्व का एहसास मोदी जी ने दिलाया। एक गरीब आदमी को एटीएम कार्ड, उसको उसके वो जेब में एटीएम कार्ड रखता है, वो फीलिंग मोदी जी ने दी है। उसके एटीएम कार्ड गया ना इंडिया, ये तो अभी डिजिटल तो मैं बाद में आऊंगा, ये तो फाइनेंशियल इंक्लूजन है। एटीएम का डिजिटल से क्या लेना देना? उसके एटीएम कार्ड, एक गरीब आदमी जिसको 100 रुपए दिहाड़ी कमाता है, उसके एटीएम पे जब नाम लिख करके आता है ना, श्याम प्रसाद, उसके छाती यूं चौड़ी हो जाती है कि मेरे पास एटीएम है। आप समझ रही हैं? उसके बाद और ये हमारी अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ाता है। जब आपके बैंक अकाउंट होते हैं तो हर बंदा चाहता है कि एक हैंडसम अमाउंट वहां पे मुझे दिखे हर टाइम। तो आप समझ ही नहीं रही, वो गरीब आदमी, उसका बैंक अकाउंट है, उसी में पागल है वो, उसमें आए ना आए कि मेरे पास बैंक अकाउंट। जैसे ना आप कह रही थी अभी कार हो जाए हमारे पास भी, ऑडी से आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ऑडी के ओन करने की फीलिंग आपको चाहिए। भले आप उसको साला न चलाएं, बल्कि आपका डॉक्टर बोल दिया जाके दौड़ो 4 का 5 किलोमीटर गाड़ी मत चलाओ,
ओन करने की फीलिंग, कि मेरे घर के आगे डिफेंस में रहने की फीलिंग, घर तो उससे भी अच्छे मिल जाते हैं, स्टेटस उठने की फीलिंग, इसको कहते हैं एम्पावरमेंट। वो जो अंदर से सेटिस्फेक्शन आता है ना, हम कुछ हैं, हम नजरें मिला सकते हैं। तो जब एक गरीब आदमी अपने जेब से एटीएम निकालता है ना, भिखारी, और वो कार वाले को देखता है, कहता है तू और मैं एक समान है, तू भी एटीएम लेके चलता है, मैं भी एटीएम लेके चलता हूं। ये फीलिंग है, हो गई ना। ये मैं फीलिंग है, मैं ये अपना मोदी एक जी है। एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। अभी 2-3 माह की बात है, तो मैं बैंक में किसी सिलसिले से गई थी। तो एक हाउसवाइफ़ वहाँ बैठी हुई थी, जो बड़ी अच्छी थी और काफ़ी टाइम से वेट करी। तो बातचीत होगी, मैंने कहा आप क्यों? कहती मेरे पास सिर्फ़ 20,000 रुपए हैं और ये मैंने अपने, जो मेरे हस्बैंड मुझे वीकली जो खर्चा देते हैं, ये मैंने उसमें से कुछ कलेक्ट किए हैं। अगर ये पैसे मेरे घर में रहेंगे तो मैं कहीं न कहीं इसको खर्च कर दूँगी, तो मैं यहाँ पर आई हूँ। तो मैंने कहा मसला क्या है, क्यों नहीं खुल रहा? कहती है बैंक कहता है 50,000 रुपया लेके आओ तो तुम्हारा अकाउंट खोलेंगे। कहती मेरे पास तो 50,000 नहीं। मैं कहा किसी और बैंक चले जाओ। कहती मैं सब बैंक से आ गई हूँ, मिनिमम अमाउंट जो है 50,000। और वो इतनी परेशान बैठी थी और मेरा इतना दिल था, मैंने कहा अगर उसका 20,000 है तो तुम लोग उसका 20,000 रख लो ना। कहती नहीं 50,000 लेके आओगे तो बैंक खुलेगा, अदरवाइज सॉरी नहीं खुल सकता। तो हमारा मुल्क कैसे ग्रो करेगा? मुझे तो कभी बड़ी जीरो वाले का बैंक अकाउंट खोला है मोदी जी ने, अब समझ में आ रहा है आपको? जीरो बहुत वाले का बढ़िया। बैंक अकाउंट, इसको कहते हैं फाइनेंशियल। वो बेचारी औरत, उसके मन की दशा सोचिए, अपने आप को छोटा समझ रही होगी वो, उसकी मन की दशा समझिए, उसकी असहायता समझिए, उसका बेचारापन सब महसूस कीजिए। अब वो अपने लोगों से आंखें नहीं मिला पाएगी, अपने को छोटा समझेगी वो, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन में नहीं है वो। उसको लोन लेने के लिए अब जब भी कहीं जाएगा तो किसी प्राइवेट आदमी के पास लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि वो बैंकिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है। ये नहीं, किया मोदी जी ने। 50,000 का बैंक अकाउंट मिनिमम रिक्वायरमेंट, यहां जीरो, बहुत फर्क है। जीरो वाले का बैंक अकाउंट खुलवा दिया। हैट्स ऑफ टू दिस मैन। जब फीलिंग सोचिए, बैंक जब आपके घर पे आया होगा, आप एक मड़िया में रहते हैं छोटे से, उसमें चौल में, आपके घर में फोन आएगा, वो मैसेज, वो लेटर आएगा एसबीआई का, चमचमाता हुआ वो, तो वो उसकी फीलिंग, जैसे जब मैं पहली बार कार में बैठा अपनी खरीदी हुई कार, उसकी चलाने से कुछ नहीं था, फीलिंग मेरी ऑन कार। की ना कोई चीज, ऑन करने की बड़ी जबरदस्त फीलिंग है कि ये मेरा उसको है। एम्पावरमेंट कहते हैं। वो मानसिक, जो आपको ना लोगों के साथ आप आंख मिला के, अच्छा हम तुम्हारा पार्ट है, समझ रही है? सोशल इक्वलिटी कहते हैं इसको। ये है मोदी जी का। स्टैंड अप से क्या किया उन्होंने? लोगों को कहा कि नौकरी छोड़ करके, कि सिर्फ टाटा बिरला और यही लोग हम भी बिजनेस कर सकते हैं। 100 यूनिकॉर्न खड़ी कर दिए। बिजनेस करने वाला गर्वान्वित महसूस होता है। उसके साथ डेट करने वाली लड़की भी कहती है हाँ, तो स्टार्टअप में काम करता है, मैं इसके साथ स्टार्टअप में जुड़ूंगी। स्टार्टअप बहुत नौजवानों को उसने दुनिया के साथ भी कनेक्ट किया है। पहले हर बंदा यही डिमांड करता है हमें जॉब दे सरकार, बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी। अब आपको इजी लोन है, एक बंदा लोन लेता है, 20 लोगों को काम पे रख लेता है, तो 21 लोगों का तो घर चल गया ना उस एक लोन से। एग्जैक्टली, यू हिट द नेल। हमारे यहाँ पे ये है कि जो सबसे ज्यादा बिजनेस क्रिएट करता है, जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, वो एसएमई है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। किसी ने दुकान खोल ली, 4 आदमी को एम्प्लॉय कर लिया। किसी ने जो है अपना एक फैक्ट्री डाल दी बीड़ी बनाने की, 20 आदमी को एम्प्लॉय कर लिया 100 रुपए दिहाड़ी पे। ये है एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स। आर्मी और अब पुलिस और रेलवे कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट कितने, देती है। हाँ कितने, गवर्नमेंट कितने को जॉब देगी? इतने तो इदारे गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। और जॉब भी हो तो पैसा कहां से आएगा? लोग बिजनेस नहीं करेंगे तो एक टैक्स एक कहां से मेरे, लोगे? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। टैक्स कहाँ से होगा? जीडीपी कैसे हिट करेगी वो टारगेट जो एक मिशन है इंडिया का? एक सवाल मेरे जहन में है, मैंने बहुत से अपने मेहमानों से पूछा है और मैं आपसे भी पूछ रही हूँ। मैंने एक वीडियो में सुना था कि इंडिया जैसे जैसे अमीर होता चला जा रहा है, इंडिया के एटीट्यूड में एग्रेशन आ रहा है। इंडिया में एग्रेशन आ रहा है और वो एग्रेशन इंडिया दिखा भी रहा है। जैसे कि इंडिया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, और भी बहुत से देश जो कि कोई बड़ा क्वालिटी वाला हथियार बना रहे हैं, कोई क्वालिटी मिसाइल बना रहे हैं, तो इंडिया बना रहा है। इसमें भी इंडिया को ढेर सारी बधाइयाँ, इंडिया बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। लेकिन इंडिया खरीद भी उतनी स्पीडली रहा है। इतना एग्रेशन क्यों है? अगर एक
मुल्क की इकोनॉमी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रांग हो रही है, लेकिन जंगी हथियार भी उतना ही जमा क्यों कर रहे हैं? देखिए, दो क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। आपके क्वेश्चन का जो है ना वो अलग अलग लेयरिंग है। दो क्वेश्चन जो आपने पूछे वो दोनों ही अलग है। एक है कि क्या इंडिया की ग्रोथ के साथ एग्रेशन आ रहा है, आंसर है नहीं। हाँ, दूसरा है कि वो क्या अपने इक्विपमेंट्स को खरीद रहा है जो वेपन्स, और वो तो देखिए ये दोनों ही दुनिया देख लेते कहती हैं। बात आपकी ठीक है, दोनों का हम जवाब दे देते हैं। पिछले 700 साल तक क्या हुआ? जब हमने हथियार नहीं बनाए, हम फिलॉसफी दे रहे थे, हम पीस के और फिजिक्स और केमिस्ट्री और योगा और आयुर्वेदा और सुश्रुत संहिता और इसमें बिजी थे, तो क्या हुआ? दुनिया बारूद बना रही थी। बाबर इसलिए नहीं जीता कि वो कोई विशेष इंसान आया हुआ था। कोई लड़ाकू कौम नहीं होती है वो, उन्होंने वेपन्स पे इन्वेस्टमेंट किए थे। हम तीर धनुष से लड़ने चले गए। कुछ हमारी एक तो सोशल आर्किटेक्चर में प्रॉब्लम थी, कुछ हमारा ये था, हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं था। भाई चाइना बारूद बना रहा था तो हम क्या बना रहे थे? हम योगा सिखा रहे थे लोगों को। जब जब लोग हथियार बनाने की कोशिश कर रहे थे तो हमें तो ये था कि हमारे पर तो कोई आक्रमण ही नहीं करेगा, हमें क्या, हम तो चूंकि जब आप अंदर से सबसे प्यार करते हो तो आपको लगता है सामने वाला भी सबसे प्यार करता है। सेम, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। यस, तो जो आप अंदर से हो, तो हमको लगा पीस, हमको लगा भाई सर्वधर्म समान है। हमने कहा कि भाई एकम सद्बहुधा विप्लवा वदंती, हमने कहा सभी यही मानते होंगे। हमें क्या पता कि कोई और कह रहा है कि सब गलत है, हम ही सही हैं। तो हम जब योग में लोगों को कह रहे थे कि अपनी हाड़ गला लो और मन के ऊपर कंट्रोल पाओ, तो वहां पे एक थ्योरी था कि नहीं, दुनिया पे काबू पाओ, भौतिकता पे जाओ। तो उन्होंने बारूद बनाए। हम क्यों हार गए? ऐसा नहीं कि लड़ाके नहीं थे, जब लड़ने आए तो फिर हमने रोक दिया। किसी ने अगर इस्लाम के एक्सटेंशन को रोका तो वो हिंदुस्तान है। वो तो वो उन्होंने कहा, कई उसने कहा कि भाई ये तो गंगा का बेड़ा था जहां पे आकर के इस्लाम का कारवां रुक गया, नहीं जाने दिया हमने इसके आगे। तो जब लड़ने के लिए उठे तो फिर लड़े हमने लड़ा दम लगा करके, और फिर हमने बताया कि हम हर चीज में आगे हैं। हम जैसे अफगानिस्तान है, बुद्धिज्म कहाँ गायब हो गया अफगानिस्तान का? इसलिए नहीं कि वो लड़ाके नहीं थे, उनमें कम थे। वही पठान, वही उज्बेक, वही जिनको आज आप अफगान कहती हैं, वो क्यों नहीं बता पाए बुद्धिज्म? पठान वही है, आज वो ज्यादा बहादुर हो गया और बुद्धिस्ट पठान कमजोर था, ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि बुद्धिस्ट पठान को ये नहीं सिखाया गया था कि तुम लड़ो अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। वो पीसफुल था, वो मॉन्क था, उसने हथियार नहीं डेवलप करे। उसको ये नहीं सिखाया गया था ये तुम्हारा, ये मेरा है। तो खत्म हो गई सामने वाली आइडियोलॉजी ने आके उसको खत्म कर दिया। वही लोग, उन्होंने अपनी मानसिकता बदल दी। जिन्होंने, वहीं के लोगों ने बेमिया में बुद्धिज्म की मूर्ति, बुद्धा की मूर्ति पहाड़ों पे कार्व आउट कर दी, उन्हीं लोगों ने फिर मार के उसको तोड़ दी। वो बड़ा उन्हीं के बाप, अफसोसनाक वाक्य। जो भी हो, उन्हीं के बाप। देखिए इंसान की बुद्धि पे है ना, बनाने वाले भी उन्हीं के बाप दादा थे, तोड़ने वाले भी उनके बच्चे हैं। पठान नहीं लड़ाका था, वो थ्योरी उसको लड़ाका बना देती है। वरना वरना अफगानिस्तान का पठान क्यों नहीं रोक पाया उस ऑन स्लॉट को, अगर इतना बड़ा लड़ाका था तो? क्योंकि बुद्धिज्म में नहीं था सेल्फ डिफेंस, पीस की बात करता है बुद्धिज्म का। आप कभी देखिए बुद्धू को जाकर के कि वो गन, वो तो क्या, वो नॉन वेज खाता, वो भाई वो खाने पे भी अपने को कंट्रोल रखते हैं। आप इसलिए नहीं जीते कि वो लड़ाके नहीं थे या कमजोर लोग थे, क्योंकि वही लोग बुद्धिस्ट पठान से जब मुस्लिम पठान बने, किसी ने कहा था कि फॉर 5000 ईयर्स पठान एंड फॉर 1400 ईयर्स मुस्लिम, वो भूल गया कि फॉर 5000 ईयर्स पठान एंड फॉर 2500 ईयर्स बुद्धिस्ट। वो क्यों खत्म कर रहे हो भाई? अगर वहां बुद्धिज्म नहीं था तो सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट की मूर्ति तो अफगानिस्तान के पेड़ के नीचे धरती से निकलती है। वो लोग इसलिए नहीं आ रहे कि उनके में दम नहीं था, वो इसलिए नहीं क्योंकि वो लड़ना ही नहीं जानते थे। उनको तो थ्योरी में था पीस है, सब ब्रह्मांड में पीस चल रहा है। तो कुछ लोग घोड़े पे आए, उन्होंने काट दी, उन्होंने कहा पीस नहीं चल रहा, और फिर ऑप्शन दिया कि या तो बुद्धिज्म बचा लो या खेल खत्म करो। कन्वर्ट हो गए। आज वही लोग, आज उनके बिहेवियर देख लीजिए आप। अगर दुनिया का कोई ऐसा मुल्क है, सिविलाइजेशन है जिसने बड़े बड़े एम्पायर्स को उखाड़ के फेंका, वो अफगानिस्तान नहीं है।
वो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान ने यूरोप, भाई यूरोप देखिए, एक समय इस्लाम आया, इस्लाम को हराया यूरोपियंस ने, क्योंकि पूरा ये जो सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया पे तो यूरोप छा गया ना। सेंट्रल एशिया को रशियंस ने कब्जा कर लिया, जो ईस्ट यूरोपियंस थे वेस्ट एशिया के ऊपर गोरे जाके बैठ गए। पैलेस्टाइन किसकी कॉलोनी थी? अरबिया किसकी कॉलोनी थी? अल्जीरिया, ये सब फ्रांस और ब्रिटेन के लोगों ने बांट लिया था आपस में। लेकिन हिंदुस्तान पे सब आए और सब गए। आज भी बड़े हर्षोल्लास से भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। शिव की नगरी काशी, उसका वापस से पुनरुत्थान हो रहा है। हम ये नहीं कहते कि हमारा पुनरुत्थान हो रहा है तो बाकी को तोड़ दो। हम मस्जिदों का विरोध नहीं करते, हम गुरुद्वाराओं का विरोध नहीं करते, ये हमारी सीख में नहीं है कि हम किसी का पूजे का स्थान तोड़ दें। हम तो कहते हैं भारत में, जैसे हमारे यहाँ के देखिए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि ये मंदिर था यहाँ पे और 1200 साल पहले 1200 भी स्ट्रक्चर भी मिले हैं, ये मिले हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पे राम मंदिर दे दो। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि मुसलमानों को भी दो। अगर भाई तोड़ के बनाया गया था तो काहे का मिलना चाहिए था? फिर कोई मुसलमान ये डिसीजन देता? कोई मुस्लिम जज? हिंदुस्तान के जज ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा तोड़ दिया था ना, तुम ले लो अपने मंदिर, लेकिन उनको दे दो। गलत को भी उन्होंने सही कर दिया। ये भारतीय संस्कृति है। हम अपनी पुनर्जागरण से, हमारे पुनरुत्थान से किसी मस्जिद का ये नहीं होगा। लेकिन हाँ, भारत की आत्मा, भारत की चेतना, भारत की पहचान वो इन चीजों से होती है। वो भगवान राम से होती है, श्री कृष्ण से होती है, बुद्ध से होती है, महावीर से होती है, गुरु नानक देव जी से होती है, गुरु गोविंद सिंह देव जी से होती है। ये भारत की पहचान है। तो हमने सबको झेला 700 साल तक, इसलिए नहीं हमारे कि हम कमजोर थे। एक तो ये कि हमारे यहाँ था कि लड़ो मत, डिफेंस में लड़ो। हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण भी जब गए दुर्योधन के पास, उन्होंने कहा कि यार हमारा जो 50% हक है दे दो पांडव को, भाई 50% रखो। वो नहीं दे रहा था, तो भगवान ने क्या कहा? दो न्याय यदि तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो। केवल 5 ग्राम रखो अपनी भूमि तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे अस्सी न उठाएंगे। यानी कि अपने लोगों पे अस्त्र नहीं उठाएंगे। 5 ग्राम दे दो, 5 गांव दे दो, 50% नहीं दे रहे हो ना, मत दो, हमें 5 ग्राम दे दो। ये है भारत की डिफेंसिव। जो लोग पूछते ना क्यों तुम्हारे, ये रीजन था, क्योंकि हमारे भगवान भी बता के गए कि भैया हिंसा जब जरूरत हो तभी करो, एक्सट्रीम केस में, अदरवाइज छोड़ दो। तो हमारे यहाँ हिंसा लास्ट ऑप्शन है। कुछ ऐसी थ्योरियां, हिंसा उनका फर्स्ट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन का मतलब कि अपना जमीन छोड़ो, लड़ लो, कन्वर्ट हो जाओ, जजिया दे दो, ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया। हमारे यहाँ क्या है कि अच्छा ठीक है 50-50 नहीं दे रहे हो, 5 ग्राम दो, तुम भी भैया अपने में खुश रहो, हम भी अपने में खुश रहे। ये डिफेंसिव जो ऑफेंस है ना, ये जो डिफेंसिव ऑफेंस है, ये वही है जो क्या नाम है इनका, अजीत डोभाल जी कहते हैं, डिफेंसिव ऑफेंस इज कृष्णा फाइटिंग द धर्म युद्ध। हम डिफेंस में लड़ेंगे धर्म की रक्षा के लिए। धर्म का मतलब कोई भगवान की रक्षा नहीं, धर्म का मतलब वैल्यू सिस्टम की रक्षा, सत्य की रक्षा। तो यही हम, इसीलिए हम दौड़ रहे हैं। मोदी जी इसी के परिचायक हैं, और क्या बात कहें। बिस्मिल्लाह कीजिए आज। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं रिकॉर्डिंग पे देखती हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है कि टाइम तो बहुत गुजर गया, लेकिन एक के बाद एक टॉपिक जुड़ता चला जाते। बहुत खूबसूरत जर्नी रहती है जब भी हम इंडियन स्कॉलर्स को सुनते हैं। इंसान के मन में कुछ कर, दुनिया के लिए, इंडिया, पूरी दुनिया को, जैसे मैं पाकिस्तान से हूँ और जब मैं इंडिया से कनेक्ट होती हूँ, मेरी सोच खुद के लिए नहीं है, दुनिया के लिए क्या कर रहे हैं। तो वो जो कनेक्टिविटी है वो इंडिया से ही पूरी दुनिया की तरफ स्प्रेड होती है, फैल रही है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। मुझे और डॉक्टर साहब को दे इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। जिन फ्रेंड ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को हिट कर दें। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा के नाम से डॉक्टर साहब का चैनल है, उन्हें भी जल्दी से आके फॉलो करें। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।